गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 3 परमाणु एवं अणु शुरू करेंगे। ठीक है, इससे पहले आपने अध्याय 1 और 2 में पदार्थ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ा था कि पदार्थ किन से मिलकर बने होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब हम इन्हीं कणों के बारे में पढ़ेंगे। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई हमने उसमें पढ़ा था, कण पढ़े थे, कणों की गुणधर्म पढ़े थे, विशेषताएं पढ़ी थी कि कण कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये कण क्या हैं, अब हम इनको डिटेल में इस पाठ में पढ़ेंगे। यही कण है हमारे, कुछ किसी को हम परमाणु कह रहे हैं, किसी को हम अणु कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में किस प्रकार से हमें पुराने समय से इसके बारे में जानकारी मिली थी। तो यहाँ देखिए, भारतीय दार्शनिक महर्षि कन्नड़ ने ये प्रतिपादित किया था कि यदि हम किसी भी द्रव्य को यानी किसी भी पदार्थ को अगर हम विभाजित करेंगे तो उसके सबसे छोटे जो हमें कण प्राप्त होंगे उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, परमाणु नाम दिया था। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि किसी भी पदार्थ को आप जितना छोटा तोड़ते जाएंगे एक समय ऐसा आएगा कि वो पदार्थ का जो ऐसा कण आएगा उसमें हम उसको विभाजित नहीं कर पाएंगे। तो इसको जिसे हम विभाजित नहीं कर पा रहे थे उन्होंने इसे क्या नाम दिया था, परमाणु नाम दिया था। ठीक है, तो किसी भी तत्व में, ठीक है, अब वो तत्व गैस भी हो सकते हैं, धातु हो सकते हैं, धातु कोई भी तत्व हो सकते हैं। ये तत्व क्या करते हैं, प्रकृति में एक दूसरे तत्वों के साथ हमेशा मिलते रहते हैं। अगर हम सबसे सामान्य ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में O के द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं। तो ऑक्सीजन भी हमें पर्यावरण में खाली अकेले नहीं मिलता है, ये हमें किस अवस्था में मिलता है, हमें O2 की अवस्था में मिलता है, यानी ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन जो क्या बन गया, O2 बन गया। तो ये हमें इस अवस्था में मिलता है। कहने का मतलब ये है कि एक तत्व दूसरे तत्व के साथ, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, O के साथ ही क्यों ना जुड़ रहा हो, लेकिन तत्व अधिकतर अभिक्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते रहते हैं। पर्यावरण में ये अभिक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। तो आखिर ये कैसे हो रहा है, किस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो इसे समझाने के लिए कुछ मुख्य नियम उन्होंने बताए थे। इन नियमों को हम कहते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। तो आज की डेट में अपने पाठ का नाम लिख के हेडिंग लिखनी है, रासायनिक संयोजन के नियम लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए ये नियम किन्होंने दिए थे, लवाइजे और जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिए थे। तो इसका सबसे पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, द्रव्यमान से हम समझ सकते हैं वजन का एक जैसा होना। तो देखिए हम सबसे सामान्य तत्व की तरफ जाएंगे जो तत्वों से मिलकर बनता है यौगिक H2O। ठीक है, ये है हमारा जल का रासायनिक सूत्र। अब आप समझ गए होंगे कि जल किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इन दो गैसों से मिलकर क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है, तो इसका ये पूरा रासायनिक अभिक्रिया लिख दी है। कहने का मतलब ये है कि यदि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ क्या है, मिला दिया गया है बिल्कुल, मान लीजिए 4 ग्राम ऑक्सीजन ली गई है। ठीक है, 4 ग्राम ऑक्सीजन को यदि 4 ग्राम हाइड्रोजन को यदि 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिला दिया जाता है तो जो जल हमें मिलेगा उसका अगर हम द्रव्यमान देखें तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, 16 + 4 यानी 20 ग्राम उसका द्रव्यमान होगा। ठीक है, ये द्रव्यमान हमेशा बराबर रहेगा, जितना यहाँ लिखा है इन दोनों का जोड़ ही द्रव्यमान यहाँ पर होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी भी अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान कहीं से कम हो जाए या द्रव्यमान बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। 4 + 16 20 होगा, ना कि 21 होगा, ऐसा नहीं होगा, ना ही ये 19 होगा, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा पहला नियम कहता है। तो लिखने के लिए अभी आपको बता देंगे कि आपने इसमें क्या लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं दूसरे नियम की तरफ, स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम भी हम जल के उदाहरण से ही समझेंगे। ये सेकंड नियम है हमारा, हम इसमें जल को ही लेते हैं H2O।
तो H2O जो हमारा यौगिक बनता है, इसमें जो इनके द्रव्यमान का अनुपात है, तो H का है 1 ग्राम H ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ ही जुड़ के जल बनाता है। ठीक है, तो अनुपात कितना हो गया? 1:8 हो गया। अब इसे समझते हैं किस तरीके से। मान लीजिए मैंने क्या करा है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलाया है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसके साथ जो ऑक्सीजन जोड़ी है वो ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर मान लीजिए 8 ग्राम थी, तो मैंने यहाँ पे 10 ग्राम ऑक्सीजन के साथ इसकी अभिक्रिया कर दी है। अब चूंकि हमें पता है कि अनुपात कितना था, 1:8 था, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन केवल कितने के साथ जुड़ेगा? 8 ग्राम के साथ ही जुड़ पाएगा। बाकी बचा जो 2 ग्राम है वो अभिक्रिया में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, वो 2 ग्राम ऑक्सीजन वैसे ही रह जाएगी, वो नहीं जुड़ेगी, क्योंकि ये अनुपात 1:8 हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, तो इसको दोबारा से समझ लेते हैं कि यदि 1:8 ले रखा है, मान लीजिए अब की बार मैंने 2 ग्राम हाइड्रोजन ले रखी है और अब की बार मैंने इसे मिला दिया है 20 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो हमें अपने माइंड में ये रखना है कि इसका अनुपात 1:8 ही रहेगा। तो देखिए क्या होगा, ये बना है 1 + 1 से 2 बन गया। ठीक है, तो इसका एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम किसके साथ जुड़ेगा? 8 ग्राम के साथ जुड़ेगा, क्योंकि ये स्थिर अनुपात है। दूसरा 1 ग्राम किसके साथ जुड़ेगा? वो भी 8 के साथ जुड़ेगा। 8 + 8 कितने हो गए? 16 हो गए। 20 ग्राम हमारा ऑक्सीजन था, 20 में से केवल 16 ही जुड़ेगा, बाकी नहीं जुड़ेगा, यानी 4 ग्राम नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो ये स्थिर अनुपात का नियम होता है। अब चूंकि नियम तो बन चुके थे, लेकिन इन नियमों को पूर्ण रूप से बताने के लिए कि हाँ ये नियम सत्य हैं, या इन नियमों को आधार देने के लिए डाल्टन ने सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो डाल्टन के सिद्धांत को हम यहाँ पर देखते हैं। डाल्टन के सिद्धांत, तो इन्होंने सबसे पहली बात बताई थी कि सभी द्रव्य से समझिए पदार्थ, द्रव्य का मतलब है पदार्थ। ठीक है, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। वो भी हमने देखा कि सभी किससे बनते हैं? परमाणु से बनते हैं। सेकंड है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। सबसे छोटे कण हैं परमाणु, उनको विभाजित नहीं किया जा सकता। ये डाल्टन ने तब उस समय के हिसाब से बताया था। ठीक है, ये ना तो अभिक्रिया में सृजित होते हैं, ना ही उनका विनाश होता है। ये हमें बता रहा है जो हमने पहला नियम पढ़ा। ठीक है, तीसरा उन्होंने बताया था, दिए गए तत्व सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अगर हम किसी एक तत्व की बात करें तो उसके सारे द्रव्यमान जो उसके परमाणु होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं। अगर मैं केवल ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ तो ऑक्सीजन के सारे परमाणु क्या होंगे? एक जैसे ही होंगे, उनके द्रव्यमान एक जैसे होंगे, उनके गुणधर्म एक जैसे होंगे। लेकिन अगर मैं 2 अलग अलग तत्वों को ले रही हूँ, पॉइंट नंबर 4, जैसे मैंने एक हाइड्रोजन ले लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया, तो ऑक्सीजन के परमाणु और हाइड्रोजन के परमाणु ये आपस में एक दूसरे से भिन्न होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 5th पॉइंट है, भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि यौगिक बनते कैसे हैं। देखिए, तत्व का मतलब होता है जब मैं किसी एक सिंगल उसके बारे में बात करूँ, जैसे कि हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन ये एक तत्व है, केवल ऑक्सीजन ये एक तत्व है, नाइट्रोजन एक तत्व है। ठीक है, आयरन, लोहा Fe से दर्शाते हैं, ये एक तत्व हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होते हैं, ये अपने एक एक तत्व होते हैं। अगर यौगिक की बात करती हूँ तो यौगिक क्या होते हैं? यौगिक होते हैं जैसे अभी हमने जल पढ़ा, H2O, ये 2 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो 2 या उससे अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम यौगिक कहते हैं। तो परमाणु ही होते हैं जो क्या होते हैं? अभिक्रिया करते हैं और लास्ट में क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। पॉइंट नंबर 6 है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष की संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। ये अभी आपको समझाया था द्वितीय नियम से। ठीक है, जिसमें हमने 1:8 वाला जल का उदाहरण लिया था। ठीक है, तो ये आपने लिखने हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत करके, लेकिन सबसे पहले आपने क्या लिखना है वो भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने सारा काम करना है कॉपी में।
ठीक है, तो पार्ट का नाम डालेंगे और पार्ट का नाम डालने के बाद सबसे पहले आपने लिखनी है परिभाषा तत्व की। ठीक है, तत्व हेडिंग लिखेंगे, उसकी परिभाषा लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, आपने सबसे पहले हेडिंग लिखनी है परमाणु। ठीक है, परमाणु लिखने हैं। परमाणु की परिभाषा आपने सबसे पहले लिखनी है कि तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। ठीक है, किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होगा? परमाणु कहलाएगा। नेक्स्ट हेडिंग आपने लिखनी है अणु। अणु की परिभाषा लिखनी है। तो अणु किसका सबसे छोटा कण हो जाता है? वो किसी तत्व अथवा यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको पाठ के में दोनों उपयोग होने वाले शब्दों के परिभाषा पता होनी चाहिए। तीसरा, आपने दोनों नियम के लिए हेडिंग लिखनी है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में तो आपने फर्स्ट लिख देना है। यहाँ पर पहला नियम है, यह है संयोजन। हेडिंग है जो आपकी संयोजन के नियम। ठीक है, इसमें जो पहला नियम है वो आपका ये वाला है। हेडिंग लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, और इसके बारे में ये लिखना है किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है आपका निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, और यह है एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। ये 4 पॉइंट्स लिखने के बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखना है, और वही 6 पॉइंट जो अभी आपको ऊपर बताए थे वो आपने इनके बाद लिखने। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हेडिंग लिख के वो 6 पॉइंट्स आपने लिखने। तो इतना काम आज आपने अपनी कॉपी में करना है।